आप सबका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ विशेष शब्दों की जिसकी मांग आपके माध्यम से की गई थी, आपके द्वारा मांग की गई थी कि इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे कुछ शब्द होते हैं जो प्रश्न के लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने दिया था आपको एक प्रश्न हाल ही में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बारे में बताइए। तो प्रासंगिकता में आप किन चीज़ों को लिखेंगे, या हम प्रश्न दे दें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में महत्व को बताइए। तो किस प्रकार से हमें लिखना है, किन शब्दों को हमें ध्यान में रखना है, उनका क्या अर्थ होता है। और जो भी शब्द लगे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं 3 से 4 शब्द ऐसे हैं जिनका सेम अर्थ होता है, जैसे प्रकाश डालना, विस्तार कीजिए, टिप्पणी कीजिए। बस थोड़ा सा मूलभूत अंतर है, वो की पॉइंट हमें पकड़ने की जरूरत है और इन शाब्दिक अर्थों को भी समझने की जरूरत है। जैसे जब हम बात करते हैं सरलीकरण, किसी प्रश्न के अंत में देखते हैं लिखा है सरलीकरण कीजिए, ठीक है, सरलीकरण हुआ, या आपको देखने को मिल गया विस्तार कीजिए, टिप्पणी कीजिए या प्रकाश डालिए। मतलब क्या कह रहा है कि जो भी विषय वस्तु जिस पर भी प्रश्न पूछा गया है, जो प्रश्न की हमारी मांग है, उस पर आपको अपने विचार देना है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। जैसे हमने पूछा था नैम की जैसे हम यदि पूछे होते आपसे कि नैम की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए, तो जब टिप्पणी करना था फिर आपको क्या करना था, आपके अपने अनुसार आपके अपने शब्द होने चाहिए कि किस हिसाब से किस बिंदुओं पर आप मानते हो कि नैम प्रासंगिक है या नहीं। यदि आप मानते हो नहीं है तो भी उसको आपको लिखना है। आपने यहाँ पे बैलेंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो आपको लगे, जो आपको लगता हो कि यह उचित है या सही है, उन्हीं बिंदुओं पर हमें लिखना होता है। तो सरलीकरण, विस्तार कीजिए, टिप्पणी कीजिए, प्रकाश डालिए। इसको थोड़ी देर के लिए प्रकाश डालिए, अलग रख दीजिए इस पे, इसको अभी हम अलग से देखते हैं। सरलीकरण, विस्तार कीजिए, टिप्पणी कीजिए, ये तीनों एक ही हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, आपको अपने व्यू देने होते हैं। प्रश्न की जिस भी बिंदु पर प्रश्न हमारा पूछा गया है उस पे आपको, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार नीति को विस्तारित रूप में लिखिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वो आपको अपने शब्द देखने हैं, या हम बोल दें कि चंद्रगुप्त मौर्य पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखना है तो मतलब उनका जो जीवन है, उनका जिस प्रकार से उन्होंने राजधर्म का पालन किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य की प्रजा को एक प्रकार से देखें बेहतर नेतृत्व दिया, तो इन सब के बारे में लिखना होता है। लेकिन क्या है कि अपने शब्दों में लिखना होता है। तो याद रखिएगा, जब भी सरलीकरण, विस्तार कीजिए, टिप्पणी कीजिए आए तो यहाँ पे आपको अपने शब्दों में लिखना है। लेकिन जब बात आए कि प्रकाश डालिए, ठीक है, प्रकाश डालिए, किसी मुद्दे की बात किया जाए, जैसे वर्तमान समय में आ गया कोविड-19, तो आपसे पूछा जाए कि कोविड-19 के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित है, प्रकाश डालिए। तो आपको प्रकाश डालना है। अब आपको प्रकाश डालिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कोविड-19 से प्रभावित है। अब आपको यहाँ पे अपने विचार तो देने ही हैं, लेकिन कुछ की पॉइंट रखने हैं, अपने विचार कम देने हैं लेकिन की पॉइंट पे बात करनी। जैसे जिन आधारों पर हमारे वित्त मंत्री ने बोला होगा कि इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इस समय बदहाल स्थिति में है। भारत सरकार का कोई आंकड़ा आया है, बिंदु वाइज है, टॉपिक वाइज है, तो उस पर आप बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी बोला जाए प्रकाश डालिए, तो प्रश्न की जो मांग है, प्रश्न जो हमारा मूलभूत प्रश्न है, उसमें जिस बिंदु पर पूछा गया है, जिस बिंदु विशेष पर पूछा गया है, उसको आपको पॉइंट वाइज लिखते चले जाना है, उससे भटकना नहीं है। यहाँ पे अपने शब्दों से यदि आप लिख सके उन्हीं की पॉइंट को अपने शब्दों में तो ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। केवल जो भी विषय वस्तु होनी चाहिए वो मुख्य रूप से आपका जो प्रश्न है उसकी मांग से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम पूछ लें कि नैम पर प्रकाश डालिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालिए। आज का प्रश्न यदि मान लो यही है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्यों है, की पॉइंट। सबसे बड़ी बात यदि हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को देखते हैं की पॉइंट में, तो क्या देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा कोई जो बृहद प्लेटफॉर्म है जिसपे लगभग विश्व के यदि कह सकते हैं
सभी जो हमारी प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो जुड़े हुए हैं, तो वो नेम है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये उठता है। दूसरी बात क्या उठती है, दूसरी बात यदि हम इसमें नेम में देखें तो आप जानते हैं नेम का जो उद्देश्य था, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका उद्देश्य था कि हम किसी गुट में नहीं जुड़ेंगे, मतलब हम निर्गुट रहेंगे। तो एक यह भी की पॉइंट है नेम का। तो इस प्रकार से जो की पॉइंट है, जो विशेष रूप से नेम से जुड़े हुए हैं, उनको आपको दर्शाना है, उनको लिखना है। वर्तमान समय में जब महत्व की बात की जाए तो आपने एक उत्तर लेखन भी किया है, तो तुरंत आपको रिलेट कर सकते हो। कैसे कि यूनाइटेड नेशन जो सबसे जिम्मेदार संस्था मानी जाती थी वैश्विक स्तर पर, किस प्रकार से उसका रोल है, यदि वह अपना रोल निभा नहीं पा रही है, तो ऐसे में क्या है कि नेम, क्योंकि बहुत सारे देश इससे जुड़े हैं, विश्व की लगभग जो बेहतर स्थिति में अर्थव्यवस्था है, जो हम कह सकते हैं, सारी इससे जुड़ी हुई हैं। तो आप नेम के बारे में किन पॉइंट पे लिखना है वो आपने समझ लिया। कहने का मतलब जो की पॉइंट होते हैं, किसी भी संगठन के बारे में पूछे, या मान लीजिए हम किसी योजना के बारे में ही पूछ लेते हैं। मान लीजिए हमने पूछ लिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर प्रकाश डालिए। अब आपको मुद्रा योजना पर प्रकाश डालिए का मतलब जो मुद्रा योजना की महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो की पॉइंट हैं, उनको आपको अपने उत्तर में समाहित करना है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सरलीकरण, विस्तार कीजिए, टिप्पणी कीजिए। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। दूसरा शब्द देखने को मिलता है आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। अब जब आपको मूल्यांकन करने की बात आए, मूल्यांकन आप जानते हैं, जैसे कोई एग्जामिनर कॉपी आपकी चेक करता है तो क्या बोला जाता है कि मूल्यांकन कर रहे हैं। तो मूल्यांकन क्या करता है, जो आपका सही होता है उस पर नंबर देता है, जो सही नहीं होता है उसको गलत करता है या नंबर काटता है। तो मतलब क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर नजर रखनी है, दोनों पक्षों पर लिखना है। तो मूल्यांकन कीजिए या आकलन कीजिए, दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, इसके यदि देखा जाए तो इसमें क्या है, सकारात्मक पक्षों को भी लिखना है और नकारात्मक पक्षों को भी लिखना है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो वर्तमान समय में अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट की संस्तुति पर, एक रिपोर्ट की अनुशंसा पर सेना में, जो हमारी इंडियन आर्मी है, उसमें क्या किया, जो मिलिट्री कोर होता था, इसके लगभग 928 पद बताए जा रहे थे, इनको समाप्त कर दिया है कि मतलब अब हम सेना में इंजीनियरिंग कोर की भर्ती नहीं कराएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस कदम का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, गृह मंत्रालय के इस फैसले का मूल्यांकन कीजिए। अब आपको मूल्यांकन करना है, यदि आपको इंजीनियरिंग के बारे में, मिलिट्री इंजीनियरिंग के बारे में, तो आपको सबसे पहले आपको क्या बताना है कि यह जो कदम उठाया गया है गृह मंत्रालय द्वारा, इसको आप किस सकारात्मक रूप में देखते हैं, तो किस आधारों पर, किन आधारों पर सकारात्मक रूप में देखते हैं, वो बताने की जरूरत है। जैसे आप जानते हैं कि यदि कोई भी संस्था जिसमें सरकारी नौकरियां हैं, यदि इसको समाप्त किया जाता है, ठीक है, तो निश्चित रूप से यदि हम सकारात्मक पक्ष में देखें तो क्या होता है, धन की बचत होती है। यदि मान लीजिए 900 पद सृजित थे, उनकी आवश्यकता नहीं थी, उनको काम नहीं था, एक प्रकार से कह लीजिए, यदि उसको समाप्त किया गया तो एक प्रकार से क्या हो गया, सरकार का धन बचेगा। सबसे बड़ी बात कि सरकार का धन बचेगा। दूसरा क्या होगा कि जो सेना में, अब इसके विकल्प के रूप में लाया गया है कि जो सेना के कार्य कर रहे हैं, जवान कार्य कर रहे हैं, उनमें से जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे या जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे, उनको इस क्षेत्र में लाया जाएगा। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे क्या, दूसरा जहाँ पे हम धन बचत कर रहे थे, वहीं दूसरा क्या, इसका सकारात्मक पक्ष निकल रहा है कि बहुमुखी जो प्रतिभा होगी सेना में, इंडियन आर्मी में, उसका विकास होगा। मतलब बहुमुखी प्रतिभा वाले जो लोग होंगे उनको आगे आने का मौका मिलेगा और उनको एक प्रकार से कहा जाए तो बेहतर, जैसे पहले थे उससे कुछ ना कुछ वेतन में भी बढ़ोतरी होगी और उनके लिए भी कुछ सकारात्मक है। तो दो चीजें हैं कि एक तो जहां वेतन बच रहा था, दूसरा क्या है, बहुमुखी प्रतिभा का भी विकास होगा। एक ही व्यक्ति 2 से 3 क्षेत्रों में कार्य करेगा। तो यहाँ पे एक सकारात्मक रूप से हमने देखा। यदि हम नकारात्मक पक्ष देखें इससे, तो आप सब जानते हैं कि दिन प्रतिदिन सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। ये इसका एक नकारात्मक पक्ष हो गया कि यह नहीं करना चाहिए था। दूसरा इसका नकारात्मक पक्ष है कि कुछ लोग इसको बोलेंगे कि सेना में भी निजीकरण की शुरुआत हो गई है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कुछ तो हम जो है भारतीय सेना से जवानों को इसमें लाकर कार्य कराएंगे।
कुछ बोला गया है, यदि कुछ और आवश्यक लगेगा हमें, तो हम आउटसोर्सिंग के द्वारा जो है लोगों को भर्ती करेंगे। अब अगर आउटसोर्सिंग हो रही है सेना में, तो निश्चित रूप से यदि देखा जाए नकारात्मक पक्ष में, तो क्या हो रहा है, निजीकरण को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, निजीकरण को प्रवेश मिल रहा है, तो इसके नकारात्मक पक्ष हो गए। तो जब भी आपके प्रश्न में पूछा जाए आकलन कीजिए या मूल्यांकन कीजिए, तो इसका मतलब है सकारात्मक पक्षों को भी लिखना है, नकारात्मक को। यदि आप केवल एक ही पक्ष पर लिख दिए सकारात्मक, तो आपका उत्तर अधूरा है। यदि आपने नकारात्मक पक्षों पर ही लिखा है केवल, तो भी आपका उत्तर अधूरा है। अब आपने ये समझ लिया आकलन मूल्यांकन। और इसी तरह से आप देख लीजिए निजीकरण। एक और उदाहरण देख लीजिए निजीकरण। आप जानते हैं सार्वजनिक निगमों में लगातार निजीकरण कर रही है सरकार, लगातार अपने हिस्सेदारी को कम कर रही है सरकार। उसी में यदि देखें तो इससे क्या है, एक प्रकार से जो शब्द देखते हैं और सरकार भी कहती है कि अनावश्यक जो सरकारी खर्च था उसमें कटौती होगी। दूसरा क्या है कि कुछ क्षेत्र जो सीमित हमारे घराने हैं, सीमित जो उद्योगपति हैं, इससे क्या निजीकरण से क्या हो रहा है। दूसरा इसका नकारात्मक पक्ष यदि हम देखें तो निजीकरण की वजह से देश की जो पूंजी है, देश की जो संपत्ति है, वो कुछ ही घरानों में सिमट कर रह जा रही है। मतलब देश की जो संपत्ति का अधिकार है लोगों का, वो उनसे छीना जा रहा है और वह कुछ ही घरानों को दे दिया जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता, जैसे आप जानते हैं आजादी के पूर्व में जब हमारा देश बटा हुआ था, जब रियासतें बटी हुई थी, तो आप जानते हैं कि उस समय भी क्या था, पूंजी जो है, देश की जो अर्थव्यवस्था थी, जो देश की पूंजी थी, देश के जो संसाधन थे, वो विभिन्न हाथों में बटे हुए थे, विभिन्न उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, विभिन्न राजाओं के हाथों में बटे हुए थे। तो वर्तमान समय में यदि निजीकरण का नकारात्मक पक्ष देखें तो इससे क्या होगा कि देश की जो पूंजी है, देश के जो संसाधन है, वो कुछ ही घरानों के हाथों में होंगे। ये एक इसका नकारात्मक पक्ष है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब, जब भी आपको बोला जाए, यदि आपको यही बोला गया होता कि निजीकरण का मूल्यांकन कीजिए, किसी क्षेत्र विशेष में बोल दिया जाता, मान लीजिए बोल दिया जाता कि रेलवे में निजीकरण का मूल्यांकन कीजिए, तो आपको दोनों पक्षों को लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं और शब्दावलियों को देखते हैं। जैसे एक आता है शब्द वस्तुनिष्ठता। ये क्या होता है, वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में मीन्स क्या हो गया यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव, नाम से ही स्पष्ट है, ऑब्जेक्टिव मतलब फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब जो डाटा है, जो भी इस प्रश्न में आप लिखोगे उसका मतलब डाटा वाइज होना चाहिए, एक आधार पर होना चाहिए या प्रमाण के साथ होना चाहिए। मतलब जो भी आप अपना लाइन लिखोगे, जो भी आप विचार दोगे, मान लीजिए निजीकरण पे भी आ गया या निजीकरण पे आ गया, तो आपको लिखना है डाटा, किन आधारों पे आप कह सकते हो कि निजीकरण जो है, निजीकरण से देश की पूंजी कुछ घरानों के हाथों में रह रही। तो आपको यहाँ पे क्या देना, आंकड़ा देना है। विभिन्न संस्थाओं के जो निजीकरण हुए हैं, कौन सी संस्था उनको अधिग्रहित की है, कौन सी संस्था ने उनको खरीदा है, उसका आंकड़ा दीजिए। मतलब क्या है कि जब भी आपको बोला जाए वस्तुनिष्ठता, तो मतलब इसमें क्या है कि प्रमाण के साथ, डाटा जो है वो प्रमाण के साथ सबमिट करना है। इसके बाद फिर इसमें उदाहरण पे आप देख सकते हैं क्या, कोविड-19 कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वस्तुनिष्ठता का परीक्षण कीजिए, वस्तुनिष्ठ रूप में देखिए। तो आप क्या करोगे, कोविड-19 के स्तर पर केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए, उनके फैक्चुअल डाटा क्या। जैसे वित्त मंत्रालय ने राहत की घोषणा किया था, लगभग 1,70,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की थी, तो उसको बताना है आपको, क्योंकि वो फैक्चुअल डाटा है, आधिकारिक डाटा है। फिर आपको उसी में बताना है कि किसानों के लिए भी इन्होंने घोषणाएं किया था, इन्होंने मजदूरों के लिए मनरेगा से संबंधित और बहुत सारी योजनाओं को लिए इनको कार्य के लिए बताया था। इसी तरह व्यापारियों के लिए भी कुछ कदम उठाए गए थे। तो जो भी है, मतलब जो इसमें आप लिखते हो, अपना विचार नहीं होना चाहिए, एकदम अपना विचार नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए वो आधिकारिक आंकड़ा होना चाहिए, स्पष्ट डाटा होना चाहिए, जिसको आपका आयोग स्वीकार करे। ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं वर्तमान समय में सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पर भ्रम फैलाया जाता है, तो वो भ्रामक खबरें नहीं होनी चाहिए, भ्रामक डाटा नहीं होता, ऑफिशियल डाटा होना चाहिए, राज्य सरकार, भारत सरकार या किसी वैश्विक संस्था का। तो उसको आप इन आधारों पर लिख सकते हो। तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है, उम्मीद करता हूं ये भी चीजें समझ में आ गई। अब बात आती है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक, अब जानते हैं आलोचना शब्द क्या है, नकारात्मक। फिर देखो इसमें क्या है,
कि नकारात्मक बातों को प्रमुखता से दर्शाना। जब भी आपसे बोला जाए आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो सबसे पहले आप जो उस योजना की, जो उस संस्था विशेष की, जो भी उससे संबंधित नकारात्मक बातें हैं, पहले आप उनको प्रमुखता से दिखाइए। फिर उनकी योजनाओं के बारे में, जो भी योजनाएं हैं उनकी क्या आपको लगता है निगेटिविटी फैलेगी, क्या नकारात्मकता फैला रही हैं, तो उसके बारे में बताइए। कार्यक्रम जो भी चल रहे हैं उनके यदि कोई नकारात्मक प्रभाव है तो उसको बताइए। कहने का मतलब, जिस भी विषय वस्तु पर प्रश्न पूछा गया है उस विषय वस्तु के क्या नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं, अपने अनुसार आपकी आंखों से क्या देखने को मिलते हैं, आपके क्या विचार हैं, वो आपको यहाँ पे देना होता है। ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि इसमें आप ऑफिशियल डाटा ले सकते हैं। जैसे ऑफिशियल डाटा कैसे, केंद्र सरकार की ही बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिनको विभिन्न आयोगों द्वारा, विभिन्न समितियों द्वारा जो है क्या किया जाता है, उस पर कटाक्ष किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है। तो आप यदि यहाँ पे फैक्ट यूज करते हैं तो ये फैक्ट आपके स्वयं के नहीं होने चाहिए, ये उन्हीं समितियों के, उन्हीं संस्थाओं के, उन्हीं आयोगों के होने चाहिए जिनकी आवाज को भारत सरकार भी मानती है, जो मान्य है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है, आप अपने विचार दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि यदि आप फैक्ट यूज करते हैं, किसी भी योजना की खिलाफत करते हैं, तो आपको उसकी खिलाफत के लिए जरूरी है कि संबंधित राज्य सरकार की खिलाफत के लिए जो भी संस्थाओं ने आवाज उठाई है, जिनकी बात को सुना जाता है, मतलब आधिकारिक रूप से जिनको मान्यता दी गई है, तो ऐसे संस्थाओं के डाटा को आपको आलोचनात्मक परीक्षण में लिखना होता है। हमेशा आप इसमें अपनी बात भी लिख सकते हो और डाटा भी लिख सकते हो, लेकिन ऑफिशियल होना चाहिए। कोई भी इसमें मतलब इसका होता है कि कुछ भी आप बोलो तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाओ। आप किसी भी योजना के बारे में बता रहे हो तो तुरंत इस तरह लिखो कि उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, ठीक है, उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। तो इन चीजों को आप आलोचनात्मक में लिख सकते हो, ठीक है। फिर बात आता है विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण कीजिए, लास्ट जो हमारा वर्ड है विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण में क्या है कि अपना दृष्टिकोण तो देना है, ये महत्वपूर्ण है। जब भी किसी का विश्लेषण करने को आ जाए तो निश्चित रूप से आपको अपना दृष्टिकोण देना है, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ फैक्ट भी होने चाहिए, मतलब प्रमाण भी होने चाहिए। विश्लेषण जब आप किसी चीज का कर रहे हैं तो अपने विचार दीजिए जो आपको लग रहा है, और अपने विचारों को पुख्ता करने के लिए, अपने विचारों को सही ठहराने के लिए उस विचार से जुड़े हुए यदि कहीं से आपने कोई फैक्ट पढ़ा है, कुछ तो प्रमाण दीजिए। यदि मान लो आपने बोला कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार जो है कोविड-19 से निपटने में राज्य सरकारों की जिस प्रकार से मदद होनी चाहिए नहीं कर रही है, उस तरह से वित्त नहीं उपलब्ध करा रही है, तो निश्चित रूप से आपको फैक्ट देने होंगे। आपने कह तो दिया, अब इसको साबित करने के लिए आप फैक्ट भी उपलब्ध कराइए कि भाई किन आधारों पर आप कह रहे हैं कि मदद नहीं कर रही। मतलब जब भी विश्लेषण करने की बात आए तो विश्लेषण का मतलब है दृष्टिकोण अपना होना चाहिए, लेकिन उस दृष्टिकोण को सही ठहराने के लिए, सही साबित करने के लिए कुछ फैक्ट भी हमारे साथ होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी मेन विषय वस्तु थी, उम्मीद करता हूं आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।